हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं ये आपके आधुनिक भारत का टॉपिक है और ये जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो है कांग्रेस से लेकर के गांधीवादी युग तक जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और अगर आप लूसेंट उठा के देखिएगा तो उसमें लूसेंट में क्या क्या गया है कि इसे जो है अलग अलग बांट के नहीं दिया गया है ना, तो जिससे आपको समझ में नहीं आता। तो मैं आज जो कोशिश करूँगा कि आपको सारा को जो है अलग अलग समझा के अलग अलग टॉपिक में बताऊं। जैसे कांग्रेस का एक साथ बता देता हूं, इसके बाद होम रूल लीग को बताऊंगा, उसके बाद आपको जो है पूना पैक्ट, उसके बाद जो सब भी हुआ चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, सभी को अलग अलग बताता चलूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा और इसे जो है समझते चलिएगा। पूरे एक कहानी की तरह है, एक जगह से स्टार्ट होगा और अंत तक जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के बाद ही जो है सारा क्रियाकलाप शुरू होगा, क्योंकि भारतीय आंदोलन में कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग कांग्रेस की स्थापना कब होती है। सबसे पहले देखते हैं, यही आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। आप लोग केवल 1885 याद नहीं करेंगे, 28 दिसंबर भी याद करेंगे। अब जो है एग्जाम में थोड़ा अंदर से पूछने लगा है डेट भी। ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो कहाँ होती है ये भी याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और ये कहाँ है? मुंबई में। जगह भी याद रखना है इसका, कहाँ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। और ये जो बैठक है इससे पहले, जो मुंबई से पहले कहाँ होने वाला था, ये पुणे में होने वाला था। ठीक है। इससे पहले ये बैठक जो है पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हो जाता है कि यहाँ जो प्लेग फैल जाता है। ठीक है। प्लेग बीमारी फैल जाता है, जिसके कारण इस आंदोलन को पुणे से कहाँ, मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग समझ गए। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, सचिव कौन रहे और इस समय वायसराय कौन थे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। इस समय इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। पूरा नाम होगा इनका व्योमकेश चंद्र बनर्जी, है ना। सचिव इनके कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम। ठीक है। आप लोग जो है अध्यक्ष और सचिव में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे एग्जाम में सचिव पूछा जाए तो वहाँ WC बनर्जी को टिक नहीं करना है। सचिव थे A.O. ह्यूम, है ना, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है। और इस समय पूछा जाए कि इस समय वायसराय कौन थे कांग्रेस की स्थापना के समय, तो डफरिन। ये भी एकदम VVI है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कांग्रेस का जो प्रथम बैठक होता है उसमें जो कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने उस बैठक में भाग लिया था। और एक बात और याद रखना है कि इसमें पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति इसमें भाग नहीं लिया था। उस समय के एक महत्वपूर्ण नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे उस समय के, लेकिन इन्होंने जो है उस प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। तो इसीलिए ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नेता जो है उसमें भाग नहीं लिए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है। चलिए, कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसको लेकर के भारत में दो मत, कांग्रेस के अंतर्गत दो मत सामने आते हैं। कांग्रेस की स्थापना को लेकर के दो मत सामने आते हैं। एक मत होता है, इसमें कहता है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, है ना। एक मत कांग्रेस के स्थापना को लेकर कहते हैं कि ये जो है सेफ्टी वॉल के सिद्धांत पे कार्य करेगा। कांग्रेस जो बना है वह सेफ्टी वॉल के सिद्धांत पे कार्य करेगा। और इस बात को किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वॉल के सिद्धांत पे कार्य करेगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और दूसरा इस समय मत आता है कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा, उन्होंने इसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा था। क्या कहा था? तड़ित चालक का सिद्धांत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। और तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इसको दिया था। ठीक है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने, इससे लेकर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे हम लोग एक साथ देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी, इन्होंने आपने देख लिया। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय महिला बोला जाए तो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। इसमें जो है एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो हो जाएगा एनी बेसेंट, जबकि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो हो जाएगा सरोजनी
नायडू। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कांग्रेस को उनको लगता है कि 2 ही महिलाओं ने जो है अध्यक्षता मिली थी, लेकिन कांग्रेस में जो 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। तीसरी महिला जो थी वो थी श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। कौन थी? श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। इसे भी आप लोग को याद रखना है। गांधी जी ने जो है एक बार ही अध्यक्षता की थी और वो कहाँ की थी? बेलगांव 1924 ईस्वी में की थी। इसे भी याद रखना है। प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखिए, कांग्रेस के जब स्थापना हुई थी, इसको लेकर के लोगों ने बहुत सारी बातें कही। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था? अगर पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है, कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, ये वक्तव्य किसका है? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये वक्तव्य जो है लाला लाजपत राय की। किसकी है? लाला लाजपत राय ने यह बात कही। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ये वक्तव्य है एक दूसरा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा था? अगर आपसे पूछा जाए कि ये वक्तव्य किसका है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन का वक्तव्य। किसका? डफरिन ने कांग्रेस के लिए ये बात कही थी। अब देखिए, करजन ने कहा था, करजन ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। किसने कहा था ये वक्तव्य, ये बात? करजन ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। ठीक है, तो दोस्तों कांग्रेस से संबंधित इतनी बातें थी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, होम रूल लीग। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का आगमन भारत में कब हो गया था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे और 9 जनवरी को उनके लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी भारत आ गए तो यहाँ पे जो है उस समय 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। अब बताते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन था क्या। देखिए, पहले होम रूल लीग आंदोलन को समझते हैं, आखिर ये था क्या। देखिए, होम का अर्थ क्या होता है? होम का अर्थ होता है घर, है ना, और रूल का अर्थ क्या होता है? शासन। होम का अर्थ घर, रूल का अर्थ शासन। अर्थात इस आंदोलन का उद्देश्य था घर का शासन, मतलब कि स्वशासन। इसका क्या अर्थ था? घर का शासन अर्थात स्वशासन, मतलब कि जो भारत में जो शासन होगा वो कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। यही जो है इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन आखिर हुआ कब? तो ये 1916 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है कहाँ के से प्रेरित था ये? तो ये जो है आयरलैंड के प्रेरित था। ठीक है, तो इस प्रकार का आंदोलन एक आयरलैंड में हुआ था और ये आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल लीग से ही प्रेरित था। ठीक है, चलिए, अब होम रूल लीग आंदोलन जो होता है, इसके जो है होम रूल लीग आंदोलन करने वाले 2 लोग महत्वपूर्ण थे। एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे एनी बेसेंट। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। अब देखते हैं कि इन दोनों का कार्य क्षेत्र क्या क्या था, है ना। इन दोनों का पूरे भारत में कार्य क्षेत्र जो है बटा हुआ था। तिलक का कार्य क्षेत्र था, मतलब कि तिलक जहां आंदोलन का नेतृत्व करते वो था कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार और महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, किसको? महाराष्ट्र में शेष मुंबई जो है तिलक के हाथ में लगा, लेकिन शेष महाराष्ट्र जो है तिलक के हाथ में था, लेकिन मुंबई जो है इनके हाथ में नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो है इनके अलावा जो भी क्षेत्र बचता है सारा भारत एनी बेसेंट के पास था, है ना। इसके अलावा जो भी बचता है मुंबई के साथ यहाँ लेकर के जो भी क्षेत्र बचता है उसका नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। आप लोगों ने सुना होगा तिलक का एक बात कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह तिलक ने जो है 1916 में इसी आंदोलन के दौरान कहा था। कब कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँगा। यह जो है तिलक का बहुत ही फेमस ही वक्तव्य है और ये जो है इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था 1916 ईस्वी में। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जो है तिलक और एनी बेसेंट ने जो है बहुत सारी किताबें लिखी। तो इसमें जो है 4 महत्वपूर्ण किताब है, इसे आप लोग को याद रखना है। एनी बेसेंट की 2 महत्वपूर्ण किताब है, ये बहुत आपके एग्जाम में आता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, है ना। कौन कौन? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी किताब है? एनी बेसेंट की किताब है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यंग इंडिया किसकी किताब है तो क्या होगा? महात्मा गांधी, है ना। यंग इंडिया किसकी किताब है? महात्मा गांधी। लेकिन न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की किताब है। अब हम लोग तिलक का देखते हैं। तिलक ने जो 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी, एक था मराठा जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था, और केसरी जो है मराठा में लिखा जाता था ना, केसरी मराठी में लिखा जाता था। ठीक है, तो इसके जो है आप लोग किस भाषा में लिखा जाता था ये भी याद रखना। मराठा इंग्लिश में लिखा जाता था
और केसरी मराठी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, तो ये हुआ आपका होम रूल लीग आंदोलन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। हम लोग जैसा जानते हैं कि गांधी जी 1915 में भारत आ जाते हैं और गांधी जी अपना जो पहला सत्याग्रह भारत में आकर के करते हैं, भारत में उनका कोई भी पहला आंदोलन होता है तो वो चंपारण सत्याग्रह है। और ये चंपारण सत्याग्रह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इससे पूछता क्वेश्चन है। इसमें पता नहीं इस आंदोलन में क्या है, हर बार पूछता है। कहीं भी देख लीजिए इसे पूछ ही लेता है कि कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये हर बार पूछ लेता है। जबकि इसका जो है सब विद्यार्थी जो सही ही इसका आंसर देते हैं, फिर भी ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चंपारण आखिर है कहाँ। तो चंपारण कहाँ है? बिहार का एक जिला है ना। चंपारण कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह होता कब है? 1917 में। डेट भी याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कब करते हैं? 1917 में। अब देखते हैं कि इसका आखिर कारण क्या था, है ना। चंपारण सत्याग्रह आखिर करने का कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह करने का कारण था यहाँ पे इस क्षेत्र में तिनकठिया व्यवस्था लागू था। अब हम समझते हैं कि आखिर तिनकठिया व्यवस्था था क्या। आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह गांधी ने किस लिए किया था, तो तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। अब हम लोग समझते हैं कि तिनकठिया व्यवस्था आखिर होता क्या था। देखिए, ये मान लीजिए कि यह कोई खेत है। आप लोग जानते होंगे कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा होता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट्ठे अगर माने जाएँ तो 20 कट्ठा होता है 1 बीघा में। तो अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि प्रत्येक 1 बीघा में, मतलब कि प्रत्येक 1 बीघा मतलब कि 20 कट्ठा में, 20 कट्ठा के 3 कट्ठा में जो है उनको अनिवार्य रूप से किसानों को नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? प्रत्येक 1 बीघा में 3 कट्ठा में, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, प्रत्येक 3 कट्ठा में उन्हें जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी। तो इसे ही नाम दिया गया तिनकठिया व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस व्यवस्था में क्या ऐसा हुआ कि गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा। देखिए, इसमें समस्या क्या क्या आ रही थी, इसे हम लोग समझते हैं। किसान जब नील की खेती अगर करते और उन्हें उचित मूल्य मिलता तो वो कभी आंदोलन नहीं करते, लेकिन हुआ क्या था, उन्हें जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, है ना। अंग्रेज जो मनमानी करते थे और बहुत ही कम पैसा देते थे। इसके अलावा हो क्या रहा था कि खाद्यान्न की कमी हो रही थी। अब वो नील की खेती कर रहे थे इतना भाग पे, तो अनाज जो है कम उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था कि भूमि जो है, ज़मीन जो है वो बंजर होते जा रहा था। देखिए, जब नील की खेती हम लोग करते हैं ना, नील की खेती जहाँ भी होती थी तो वो भूमि जो है कुछ समय के बाद बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो यही समस्या भी यहाँ पे आ रही थी। खेतें जो है धीरे धीरे बंजर होती जा रही थी। और सबसे बड़ा आंदोलन का कारण था कि इसी समय जो है जर्मनी में रासायनिक रंग का खोज हो जाता है। जो रासायनिक रंग का अभी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, लाल, हरा, पीला, इसकी खोज जो है जर्मनी में हो जाती है। अब जब इसकी खोज जर्मनी में हो जाती है तो अब अंग्रेज करते क्या है कि इस रासायनिक रंग का प्रयोग होने लगता है कपड़ा को रंगाई करने में। और जो भारतीय रंग जो उपजा रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, उसकी मांग कम हो जाती है। तो इससे जो है किसानों को और भी जो है कम मूल्य प्राप्त होने लगता है। तो इसी कारण जो है किसान को जब जो है पैसा अब कम प्राप्त होने लगता है, इसी कारण वो जो है आंदोलन करते हैं कि इस व्यवस्था को अब समाप्त किया जाए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसी समय बिहार में एक नेता रहते हैं, किसान नेता रहते हैं, जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल, है ना। राजकुमार शुक्ल। अगर गांधी जी को देखा जाए, गांधी जी को कहा जाए कि जैसे मूवी में ब्रेक थ्रू मिलता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को आंदोलन में ब्रेक थ्रू किसने दिया, तो ये राजकुमार शुक्ल को कहा जा सकता है। क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही पहले व्यक्ति थे जो कि सारे बड़े नेताओं को छोड़ के, जबकि इससे पहले यहाँ पे कई बड़े नेता थे भारत में, है ना। दादा भाई नौरोजी थे और भी बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने उन सब को छोड़ के गांधी जी को जो है ही आमंत्रित किया कि आप बिहार चलिए, चंपारण में, और वहाँ की समस्या को देखिए। ठीक है, तो गांधी जी जो उनकी बातों को सुनते हैं और वहाँ से वो जो है कहाँ चले जाते हैं, चंपारण के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे वो जो है समस्याओं को, लोगों को देखते हैं। और गांधी जी वहाँ पे जो है देखते हैं कि तिनकठिया व्यवस्था जो है सही में लोगों के लिए ख़राब है, किसानों के लिए। और गांधी जी पहला सत्याग्रह जो है यहीं पे करते हैं ना। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो पहली बार यही हो। सत्याग्रह का तात्पर्य होता है सत्य के साथ आग्रह करना। ठीक है, तो गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में पहली बार हुआ। अब इसके बाद जो है जो गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया तो इसकी जांच के लिए एक आयोग बना। इस आयोग को आप लोग को याद रखना, इस आयोग का क्या नाम था? स्लॉय आयोग, है ना। क्या? SLOY, स्लॉय आयोग का गठन किया गया कि आप पता कीजिए कि तिनकठिया व्यवस्था सही में ख़राब है या फिर अच्छा है। तो इस
स्लो आयोग ने जो है जांच की और इन्होंने बताया कि 3 कठिया व्यवस्था जो है सही में किसानों के लिए अच्छा नहीं है। तो अंततः क्या किया गया, इस आयोग के सिफारिश पर जो है 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस तरह गांधी जी का यह पहला सफल आंदोलन हो गया और गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है यहाँ पे सफल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कुछ और बातें भी सुनने को मिलती है। जब यह आंदोलन सफल हो जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और कब दी, तो यही 3 कठिया व्यवस्था की सफलता के बाद। इस समय गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, इनके समय जो कई महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, जेपी कृपलानी उनके साथ थे, ब्रज किशोर इनके साथ थे, और भी जो बिहार के कई सारे नेता जो इनके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। अब हम लोग चलते हैं अहमदाबाद आंदोलन। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद अब हम लोग चलते हैं अहमदाबाद आंदोलन। ये सारी चीज़ें जो है क्रम से है। ठीक है, तो क्रम से ही आप लोग को भी पढ़ना है। चलिए, अहमदाबाद आंदोलन कब होता है, 1918 में होता है। चंपारण सत्याग्रह हम लोगों ने कब देखा, 1917 में देखा, और अहमदाबाद आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में। और ये जो होता है मिल मजदूरों के समस्या को लेकर के होता है। अहमदाबाद में मिल होता है, उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी समस्याओं को लेकर के ये आंदोलन किया जाता है। और इसमें एक खास बात और याद रखना है कि यहाँ पे गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल करेंगे। कहाँ पे, अहमदाबाद में पहली बार गांधी जी जो भूख हड़ताल करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो आंसर क्या होगा आपका, चंपारण। लेकिन अगर पूछा जाए गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया, तो वो होगा अहमदाबाद आंदोलन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यहाँ पे आंदोलन का कारण क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जो है प्लेग फैलता है। कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे जो है प्लेग फैलता है। तो उस समय जब प्लेग फैलता है तो मिल मालिक जो होते हैं वो जो है किसानों को बोनस देते हैं। लेकिन मिल जब प्लेग फैलता है तो मिल मालिक जो है उन्हें बोनस देते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त होता है तो मिल मालिक क्या चाहते हैं कि अब जो है उस बोनस को समाप्त कर दिया जाए, है ना। जब बोनस मिल रहा था तो मालिक हमेशा ही चाहते हैं कि उनको जो है कम मजदूरी दिया जाए। तो चाहते हैं कि अब जो बोनस मिल रहा है उसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन किसान क्या चाह रहे थे, किसान चाह रहे थे कि उन्हें जो है अभी भी बोनस दिया जाए। ठीक है, मतलब कि जब प्लेग फैला तो किसानों को इसकी स्थिति खराब हो गई थी। तो क्योंकि मिल जो है बंद हो गए थे तो मजदूर चाह रहे थे कि उनको जो है बोनस मिलता रहे। तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं और सारी चीज़ों को देखते परखते हैं। इसके बाद गांधी जी जो है मजदूरों का साथ देते हैं। उनका कहना, गांधी जी उनको साथ देते हैं और कहते हैं कि मजदूरों की बात जो है सही है, उन्हें जो है बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद गांधी जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। गांधी क्या करते हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अंततः जो है मालिकों को गांधी जी की बात माननी पड़ती है ना। अंततः गांधी जी के बातों को मिल मालिकों को माननी पड़ती है। और वो जो है टोटल बोनस तो नहीं देते हैं, लेकिन 35% बोनस देने के लिए राजी हो जाते हैं। कितना प्रतिशत, 35% बोनस देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस तरह गांधी जी इस आंदोलन में भी सफल हो जाते हैं और 35% बोनस मिल मजदूरों को मिल जाता है ना। तो ये हुआ आपका अहमदाबाद आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जस्ट होता है खेड़ा सत्याग्रह। अब हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये क्रम से है, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। खेड़ा कहाँ है, ये भी गुजरात में ही स्थित है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही होता है, लेकिन अहमदाबाद के जस्ट बाद होता है ना, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। और यहाँ पे गांधी जी जो पहली बार असहयोग का प्रयोग करेंगे। देखिए तीनों में 3 चीज़ का गांधी जी ने प्रयोग किया है, याद रखना है तीनों को क्रम से। चंपारण में उन्होंने क्या किया, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। और पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर किया, अहमदाबाद आंदोलन में किया। और पहली बार जो असहयोग का प्रयोग कहाँ किया, तो वो उन्होंने खेड़ा आंदोलन में किया था। ठीक है, अब देखिए ये समझते हैं कि यहाँ पे आखिर समस्या क्या थी और क्यों ये आंदोलन गांधी जी को करना पड़ा। देखिए यहाँ पे हो रहा था क्या कि खेड़ा में जो है किसानों के फसल जो है बर्बाद हो गए थे, है ना। किसी कारण से किसानों के जो है फसल जो है बर्बाद हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मालिक जो क्या कर रहे थे, वो अभी भी जो इनसे कर वसूल रहे थे ना। क्या कर रहे थे, अभी भी जो है इनसे कर जो है वसूल रहे थे। तो ये बात जो है गांधी जी को पता चलती है। गांधी जी यहाँ पे आते हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे, है ना। और यहाँ पे उन्होंने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। कहाँ पे, इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। और गांधी जी के साथ विट्ठल भाई
पटेल थे, ठीक है। जब आंदोलन उन्होंने किया तो अंततः जो है सरकार को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और सरकार ने जो है कर को माफ़ कर दिया। क्या कर दिया? कर को, जो उनसे जो है फसल बर्बाद होने के बाद भी कर लिया जा रहा था, उस कर को इन्होंने माफ़ कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे इस आंदोलन में भी गांधी जी सफल हो जाते हैं। तो गांधी जी के प्रथम तीनों चरण आंदोलन जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रॉलेट एक्ट, है ना, ये क्रम से ये भी 1919 में ही होता है। देखिए दोस्तों, इसके पहले कहानी को समझते हैं, आखिर रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया, ठीक है, क्योंकि आपके किताब में जो अक्सर डिटेल में दिया नहीं जाता है, सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। देखिए 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है ना, करजन की जो नीतियाँ होती है उससे होता क्या है कि यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल जाता है ना, लोग जो है अंग्रेज़ों से काफ़ी गुस्सा रहते हैं। तो इसी कारण जो है 1905 के बाद जो कई जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो जाती है ना, कई सारी क्रांतिकारी लोग उत्पन्न होते हैं, कई अंग्रेज़ों की हत्या कर दी जाती है ना। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, ताकि क्रांतिकारियों को अंग्रेज रोक सकें, इसी कारण जो है रॉलेट एक्ट को अंग्रेज़ों के द्वारा लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1919 में। रॉलेट एक्ट के तहत कहा क्या जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जैसे देखिए कि अगर अंग्रेज़ों को लग जाता था कि ये व्यक्ति जो है क्रांतिकारी गतिविधियां कर सकता है ना, हमें क्षति पहुंचा सकता है, तो उसे जो केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। मतलब कि वो कुछ करे या नहीं करे, उन्हें गिरफ्तार कर लेना है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बताइए, ये तो बहुत ही गलत बात है अंग्रेज़ों की, किसी को व्यक्ति को संदेह के आधार पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो कानून लाया गया, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसे ही नाम दिया गया क्या? रॉलेट एक्ट, है ना। इसे ही क्या नाम दिया गया था? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था, ठीक है। इस बात को समझ गए कि आखिर रॉलेट एक्ट था क्या। अब रॉलेट एक्ट को कुछ नाम दिया गया है, देखिए इसका क्या नाम दिया गया है। रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया है। क्या कहा गया है? एग्जाम में बहुत पूछता है कि किस कानून को जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया है। तो क्या कहाइएगा इसका आंसर? रॉलेट एक्ट। क्या होगा इसका आंसर? रॉलेट एक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद गांधी जी ने देखिए इस कानून को क्या कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कह के संबोधित किया था। इसे भी याद रखना है, VVI है। गांधी जी ने है किसे काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था। अब देखिए रॉलेट एक्ट को जो कि काला कानून कहलाता है, उसे जो है उसी के तहत जो है 9 अप्रैल 1919 को, कब? 9 अप्रैल 1919 को जो है दो क्रांतिकारी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों ही पंजाब के प्रमुख नेता रहते हैं। एक रहते हैं डॉक्टर सतपाल मलिक, कौन? डॉक्टर सतपाल। दूसरे होते हैं सैफुद्दीन किचलू। कौन होते हैं? एक होते हैं डॉक्टर सतपाल, दूसरे होते हैं सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को आपको याद रखना, और ये डेट भी याद रखना है। इन दोनों को कब गिरफ्तार किया जाता है? इसी रॉलेट एक्ट के तहत 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी जो है क्या का कारण बन जाएगी? जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बन जाएगी। ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट से कैसे रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि किन किन को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर सतपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन को जो है अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं कि उससे कैसे ये जुड़ा हुआ है। तो इसी के कारण इन दोनों को गिरफ्तार जब कर लिया जाता है तो 13 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल को जो है अमृतसर में, है ना, अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पे जालियांवाला बाग एक, है ना, एक बाग है जालियांवाला जिसका नाम है। वहाँ पे एक जो है सभा का आयोजन किया जाता है। और ये सभा जो रहती है शांतिपूर्ण रहती है ना। ऐसा कोई नहीं था कि भारतीय जो है कोई आंदोलन करने जा रहे थे या फिर अंग्रेज़ों को मारपीट करने जा रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे एकत्रित हो रहे थे। कब हो रहे थे? 13 अप्रैल 1919 को। इस डेट को याद रखना है, 2 डेट को याद रखना है। 9 अप्रैल को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसी के जस्ट बाद 2-3 दिन बाद 13 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जो है सभा का आयोजन किया जाता है। और इस सभा जब आयोजन किया जाता है तो यहाँ पे जनरल डायर नामक एक व्यक्ति रहता है ना। जनरल डायर क्या करता है कि इस सभा पर जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। देखिए कितना गलत काम करता है। जबकि ये आंदोलन, ये सभा जो था ये शांतिपूर्ण था, है ना। ऐसा कोई नहीं था कि इसमें लोग हथियार लेके इकट्ठा हो रहा था, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन फिर भी जो है जनरल डायर जो है इस पर जो है निहत्थे लोगों पर जनरल डायर गोली चलाने का आदेश दे देता है, ठीक है।
जब ये गोली चलाने का आदेश दे देता है तो जानते हैं कि एक बाग में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं और गोली चलाने का आदेश दे दिया जाए तो बहुत सारे लोग स्वाभाविक रूप से मरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, सरकारी आंकड़े मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार आंकड़े देती है उसके अनुसार उनका कहना रहता है कि लोग केवल 379 ही मरे थे। ये एकदम झूठा बात था, है ना। बताइए कि इतने बड़े बाग में केवल 379 लोग ही मरेंगे, बहुत सारे लोग मरे थे। ये उन्होंने जो है इस बात को दबाने के लिए सरकारी आंकड़े में ये बात कहा गया। लेकिन कांग्रेस जो अपना समिति बनाती है, ये जब जांच करती है, इनका कहना था कि लगभग 1000 से भी अधिक लोग यहाँ पे मारे गए हैं ना। 1000 से भी अधिक भारतीय लोग यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाते हैं। जब ये घटना हो जाती है तो लोगों में बहुत आक्रोश हो जाता है, गांधी जी भी बहुत आक्रोशित होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें क्या करते हैं कि अपनी जो नाइट की उपाधि त्याग देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपनी नाइट की उपाधि त्याग देते हैं। शंकर नारायण जो है इस समय कार्यकारिणी परिषद से अपनी जो है त्याग पत्र दे देते हैं। कौन? शंकर नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है। अब ये जब घटना घट जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसकी जांच के लिए जो है एक आयोग बनता है जिसका नाम रहता है हंटर आयोग। इसे याद रखना है, बहुत ही BBI वो पूछता है कि हंटर आयोग किस लिए बनाया गया था। तो हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, है ना। तो हंटर आयोग को याद रखना है। हंटर आयोग में जो 3 भारतीय थे, कौन कौन? एक चीमन लाल थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। कौन कौन? चीमन लाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण जो है हंटर आयोग के 3 सदस्य थे, भारतीय और अंग्रेज थे। अब देखिए कांग्रेस भी जो है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है। कांग्रेस भी जो है जांच समिति बनाती है जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? मदन मोहन मालवीय रहते हैं। इसे हम लोग को याद रखना है। कांग्रेस जो जांच समिति बनाती है इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? मदन मोहन मालवीय रहते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो ये घटना घट जाती है, इसके बाद जो है जनरल डायर पर जो कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ खास होता नहीं है क्योंकि सारे अंग्रेज जो जनरल डायर के साथ ही थे। और फिर जनरल डायर को गोली किसने मारते हैं? कौन मारता है? उधम सिंह। इस बात को याद रखना है। उधम सिंह जनरल डायर को गोली मार के हत्या करती है। तो ये हुआ यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, है ना। इस समय तक देखिए 1920-22 में यह आंदोलन होता है, 20 से 22 तक चलता है। तो असहयोग आंदोलन तक होते होते इससे पहले तक जो बहुत घटनाएं घट जाती है, लोगों में जो है अंग्रेजों के प्रति काफ़ी गुस्सा आ जाता है। जैसे रॉलेट एक्ट का लाना, लोग जो है गुस्सा रहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इससे लोग और गुस्सा हो जाते हैं। इसी समय जो है 14 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। इस समय भी भारत के साथ कई समस्या हो जाती है, आर्थिक समस्या हो जाती है ना। लोगों के पास पैसे की बहुत कमी हो जाती है और उधर किसानों का शोषण हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था। तो इन सारों का सम्मिलित रूप जो परिणाम क्या निकला? असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी भी समझ गए थे, जो गांधी जी 1915 में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कि अब जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए, लेकिन अब गांधी जी भी समझ गए थे कि अंग्रेज जो है ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अंग्रेज को जो अब यहाँ से उनके लिए खिलाफ आंदोलन करना ही होगा। तो गांधी जी अब जो है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से अब जो काफ़ी गुस्से हो गए थे और उन्होंने भी जो अब आंदोलन करना ठान लिया था। ठीक है। तो 1920 में आंदोलन शुरू करते हैं और ये आंदोलन 1922 तक चलता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका कारण तो आप लोगों ने समझ लिया। अब होता क्या है कि 1920 में जो है आंदोलन अगर करना है तो उसे जो है प्रस्ताव पारित करना होगा ना, लोगों को बताना होगा कि हाँ हम आंदोलन करेंगे। तो ये आंदोलन जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया जाता है ना। कब किया जाता है ये याद रखना। 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है कि हम लोग जो है अब आंदोलन करेंगे। देखिए नाम ही है इसका असहयोग। असहयोग का मतलब होता है क्या? कि हम जो है सहयोग नहीं करेंगे। और किसका सहयोग नहीं करेंगे? हम जो है अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। जब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे तो देखिए किन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ छोड़ा? छात्रों ने जो है बड़ी संख्या में जो है स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना। क्या किया? छात्रों को तो मौका ही मिलना चाहिए कि कैसे स्कूल छूटे। तो छात्रों ने इस समय जो बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया कि हम जो है अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। वकीलों ने क्या किया कि वकालत छोड़ दी। वकीलों बोले कि अब हम लोग जो है वकालत भी नहीं करेंगे। किसानों ने क्या किया है कि बोला कि अब हम लोग जो किसानों को आंदोलन कर नहीं देंगे, खेती नहीं करेंगे। इसके बाद क्या किया गया? विदेशी वस्त्र जलाए गए ना। विदेशी वस्त्र इस समय जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए जाते थे, इस वस्त्र को जो है काफ़ी जलाए गए। ठीक है। तो इस सब से हुआ क्या कि अंग्रेज़ों को जो है काफ़ी क्षति हुई। और इसी आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। इस बात को याद रखना, ये बहुत पूछता है। अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की अपनी उपाधि कब त्याग दी, तो
असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, अब देखिए आंदोलन शुरू कब होता है। आंदोलन शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है पूरे घोषणा के साथ शुरू होता है, जोर शोर के साथ, पूरे लोगों के सहयोग के साथ, है ना। किसान, वकील, किसान, विदेशी लोग, है ना, महिलाएं, सभी जो इस आंदोलन में जुड़ी हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 के आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। और 1 अगस्त को एक और घटना घट जाती है, क्या कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कब? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पे जो है तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। इस बात को याद रखना है। क्या? 1 अगस्त को गांधी जी जो है आंदोलन शुरू करते हैं और उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तिलक की मृत्यु के बाद जो है तिलक स्वराज फंड का गठन किए जाते हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा किए जाते हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो लोग जो है इसमें सहयोग करते हैं ताकि आंदोलन जो है चलाया जा सके। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है? यूपी में है। यहाँ पे घटना क्या घट जाती है, एक पुलिस थाना में ये लोग क्या करते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे ताकि कोई हिंसा नहीं हो, लेकिन होता क्या है कि चौरी चौरा नामक स्थान पे लोगों, हिंसक भीड़ के द्वारा जो है एक पूरे थाने में आग लगा दिया जाता है ना। कई सिपाही जल जाते हैं, कई, एक दरोगा यहाँ पे शायद जल जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आंदोलन अब हिंसक हो गया। जब आंदोलन हिंसक हो गया तो गांधी जी को लग गया कि अब जो है बात बिगड़ सकता है, अंग्रेज भी हमारे साथ हिंसक हो सकते हैं और हमें जो है मारा पीटा जा सकता है। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है, इसे याद रखना है। ठीक है, कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटती है, जिसके बाद जो है गांधी जी आंदोलन को जो स्थगित करने का निर्णय ले लेते हैं और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसे भी याद रखना। कहीं कहीं यहाँ पे 11 भी दे दिया जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि 12 फरवरी या फिर इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है उसे टिक लगाना है। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो इन दो डेट को आपको याद रखना है। 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना घटती है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर। जब आंदोलन स्थगित हो जाता है तो गांधी जी पर अंग्रेजों द्वारा जो है ये किया जाता है कि उन्होंने ही जो है हिंसा को भड़काई है और गांधी जी को जो 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की उन्हें जो है कारावास की सज़ा दी जाती है। हालांकि वो उनको पूरा जेल में नहीं रखा जाता है, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें जो 6 वर्ष की सज़ा होती है, इसे याद रखना है। जब आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, गांधी जी जेल चले जाते हैं, तो इस समय जो है राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि कोई प्रमुख नेता जो उस समय था ही नहीं, ना ही कांग्रेस सक्रिय था, ना ही गांधी जी थे, तो कोई था ही नहीं था। ऐसे में होता क्या है कि 1923 में, है ना, 1923 में एक स्वराज पार्टी का गठन होता है और ये पार्टी कोई अलग नहीं रहती है, ये कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन रहता है। स्वराज पार्टी का 1923 में गठन किया जाता है, इसे याद रखना है। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ? 1923 में। इसमें 2 बातों को याद रखना है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बनते हैं C.R. दास। कौन बनते हैं? C.R. दास इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसके महासचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। इसे भी याद रखना है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अगर पूछा जाए महासचिव कौन थे तो इसे नहीं मार देना है। महासचिव मोतीलाल नेहरू, यहाँ म है, यहाँ भी म है ना। महासचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष थे C.R. दास। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो स्वराज पार्टी का गठन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो है वीडियो थोड़ा लंबा न हो जाए, इतना ही रोकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको जो पूरा जो है क्रम से आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है पूरे गांधी जी का अंत तक जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। धन्यवाद।